सोचो भाई, सुबह का टाइम, शहर के लोग जाग रहे हैं। कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं और कुछ अपने काम पर। और इसी भीड़ के बीच जकार्ता इंडोनेशिया की एक बिजी रूट पर फुटपाथ के एक साइड में दो कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हुए हैं। यह जगह है जलन जनरल सुदिरमन सेतपुड़िया, साउथ जकार्ता। एक नॉर्मल क्राउडेड एरिया, लेकिन इन दो डब्बों के अंदर जो था उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है सेतियाबुड़ी 13 केस की, इंडोनेशिया का सबसे ब्रूटल और आज तक का अनसॉल्व्ड मर्डर केस। अगर आपको रियल हॉरर केसेस पसंद है जो मूवी से ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम इस केस को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। इंसिडेंट का दिन था 23 नवंबर 1981। 23 नवंबर 1981 की सुबह कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनकी नज़र फुटपाथ पर पड़े दो कार्डबोर्ड बॉक्सेस पर पड़ी। बॉक्सेस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और आसपास मक्खियाँ भी मंडरा रही थीं। गार्ड्स को कुछ गलत लगा तो उन्होंने पास ही खड़े एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को बताया, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस वक्त बिजी था, इसीलिए उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। बॉक्सेस वहीं पड़े रहे। कुछ टाइम बाद दो कबाड़ी और बेघर लोग वहां आए। उन्होंने सोचा शायद डब्बों के अंदर कुछ काम का सामान मिल जाए। जैसे ही उन्होंने डब्बे खोले, वहाँ जो दिखा वो नाइटमेयर से कम नहीं था। डब्बों के अंदर क्या था? पहले बॉक्स के अंदर 13 हड्डियाँ और एक ह्यूमन हेड। हेड का चेहरा काफ़ी हद तक सेफ और पहचान के लायक था। दूसरे बॉक्स के अंदर 180 टुकड़े ह्यूमन फ्लैश के। अंदर के ऑर्गन्स जैसे लंग्स, लीवर, स्प्लीन, कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे जैसे ब्लैडर और एनस। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हाथ, पैर और फिंगरप्रिंट और फेस के कुछ पार्ट्स जानबूझकर अच्छे कंडीशन में छोड़े गए थे, जैसे कोई चाहता हो कि बॉडी आइडेंटिफाई हो, लेकिन फिर भी आज तक वो पहचानी नहीं गई। पुलिस ने बॉडी को तुरंत फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा। इस केस का ऑटोप्सी किया डॉक्टर अब्दुल मोनीम इड्रिस ने, जो उस समय के इंडोनेशिया के एक बहुत एक्सपीरियंस फॉरेंसिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्रूटल और डिस्टर्बिंग केस है। ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग विक्टिम मेल था। एज अप्रॉक्स 18 से 21 साल था। हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर। बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ी सी ओवरवेट। विक्टिम को चेस्ट, बैक और एब्डोमेन में कई बार चाकू से मारा गया था। मौत के बाद बॉडी को 1-2 दिन के अंदर काटा गया। हड्डियों को बिल्कुल साफ किया गया। फ्लैश को पानी से धोया गया जैसे बाथरूम में काम हुआ हो। इसे डॉक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया कि यह काम किसी प्राइवेट जगह, शायद बाथरूम में की गई होगी, और शायद ये काम 3-4 घंटे चला। शायद इसमें 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स और पहचान के मिस्ट्री पे। बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, चेहरा इंटैक्ट था। हंड्रेड्स ऑफ लोग आए अपने मिसिंग रिलेटिव्स के फोटो लेकर, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी डाटाबेस से मैच नहीं हुए। चेहरा किसी से मैच नहीं हुआ, जैसे वो एडल्ट मेल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस 27 नवंबर 1981 तक चला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में विक्टिम को तेगल अलुर सिमेट्री वेस्ट जकार्ता में दफन कर दिया गया, बिना नाम, बिना पहचान के। इस केस को नाम दिया गया सेतियाबुड़ी 13। सेतियाबुड़ी जगह का नाम है और 13 मतलब हड्डियों की गिनती। यह केस माना जाता है इंडोनेशिया का फर्स्ट मॉडर्न मल्टीलेशन केस, सबसे गोरिज्म और मिस्टीरियस केसेस में से एक। सबसे स्कैरी बात यह है कि बॉडी काटने का तरीका बहुत प्रोफेशनल था। बोन्स बिल्कुल क्लीन थे, फेसेस और फिंगरप्रिंट जानबूझकर छोड़े गए थे, फिर भी कोई पहचान नहीं। आज तक ना विक्टिम के बारे में कुछ पता चला, ना किलर के बारे में। मोटिव क्या था कुछ पता नहीं, सिर्फ सवाल रह गए थे।
अब आते हैं कंक्लूजन पे। सेतिया बूढ़ी 13 केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जहाँ ब्रूटैलिटी है, प्लानिंग है, लेकिन आंसर नहीं। और शायद इसीलिए 45 साल बाद भी यह केस लोगों को डराता है। अब सवाल तुमसे है, अगर किसी इंसान को इतनी प्लानिंग के साथ मारा जा सकता है और फिर वो पूरी दुनिया के लिए अननोन बन जाता है, तो क्या हम सच में इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं?